यानी कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया जापानी दल अब लखनऊ से निकल करके काशी की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को करीब से समझ रहा है। जापान इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के मेयर के नेतृत्व में 100 से ज्यादा सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पहुंचा है। शुक्रवार को लखनऊ में जापानी प्रतिनिधियों ने विमेन पावर लाइन 1090 मुख्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों पर त्वरित रिस्पांस, काउंसलिंग और ग्राउंड लेवल जागरूकता की व्यवस्था को समझा, परखा, देखा। इसके बाद शनिवार को डेलीगेशन वाराणसी पहुंच गया, जहां एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह खुद जापानी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद डेलीगेशन ने सारनाथ का भ्रमण किया। आपको याद ही होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था जापानी डेलीगेशन से कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी डेलीगेशन को सारनाथ का भ्रमण कराया जाएगा, और तभी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अगवानी कर रहे हैं। डेलीगेशन ने सारनाथ का भ्रमण किया। भगवान बुद्ध की तपोस्थली है। अब शाम को जापानी मेहमान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होगा और काशी की आध्यात्मिक परंपरा को करीब से देखेगा। और खास बात यह है कि इस दौरे में संस्कृति, पर्यटन और निवेश उत्तर प्रदेश के लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं। तीनों कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समझने के साथ प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं को भी देख रहा है। यानी कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सुरक्षा मॉडल समझा गया जापानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा, जो डेलीगेशन आया हुआ है। डायल 100 कैसे काम करता है, और आज बनारस में काशी की संस्कृति को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से समझाया गया है कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की धार्मिक राजधानी क्यों कहा। इसकी झलक आज जापानी डेलीगेशन ने बनारस में देखी है। सुनिए जरा। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इससे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, और ये जापान से लेकर के वो सभी विकसित देश समझ रहे हैं कि यूपी में कितनी असीमित अपार संभावनाएं हैं। यहां पर पहले वो माहौल नहीं था पूर्ववर्ती सरकारों में, लेकिन हमने जो इस वक्त माहौल बनाया है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अब नोएडा ही हब नहीं बनेगा। हर जिले के पास एक अपनी क्षमता है विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा की, उत्तर प्रदेश सरकार के पॉलिसी की, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पॉलिसी की। वो सब उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश में वो माहौल है कि इन्वेस्टर बिना डरे, बिना सहमे, बिना झिझके, बिना सेकंड थॉट के उत्तर प्रदेश में आज निवेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो सही हुआ, उसका असर पूरे विश्व में पड़ा है। और
यहां पर जनसंख्या एक रिसोर्स है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक रिसोर्स है विश्व के निवेशकों के लिए, और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश का प्लस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश इसीलिए आमंत्रित कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपार संभावनाएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे व्यापारिक हब के रूप में उभरे जहां पर हमने जो थीम दिया है, जो टैगलाइन दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश में ही रहे, यहां से पलायन न हो। खास करके जो पूर्वांचल में लंबे समय से विकास औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, उसको एक बार फिर से पूर्वांचल को विकास औद्योगिक क्रांति की जरूरत है, उसको नए सिरे से हमें खड़ा करना चाहिए ताकि यूपी का हर युवा अपने ही राज्य में रह करके वहां पर रोजगार पाए। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है, सरकार का विजन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है, ये ऐसे ही संभव होगा जब निवेशक बिना सेकेंड थॉट के उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। प्रवीण चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण बताइए जरा, मेहमानों का अब स्वागत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से जो कहा गया कि उत्तर प्रदेश एक धार्मिक राजधानी है, ये यूं ही नहीं, बनारस में क्या प्रोग्राम है? प्रवीण, आप तो ग्राउंड जीरो से बता ही रहे हैं लगातार, अभी क्या पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वागत कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है और डेलीगेशन कहाँ कहाँ घूमेगा, क्या क्या देखेगा, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थिति को कैसे, वहाँ पर क्या तैयारियां हैं, कैसे दिखाया जाएगा डेलीगेशन को? इस्तेमाल देखा जाए तो काशी में डेलीगेट्स का जो जापानी डेलीगेट्स आए हैं उनका स्वागत जो है एयरपोर्ट से आने के बाद ही बाहर हो जाता है। वाराणसी विधानसभा के विधायक वहां पर मौजूद रहते हैं अगवानी के लिए, चूंकि जयवीर उनके साथ, लेकिन पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने उनको जो है अंगवस्त्र पहनाकर, जो काशी की परंपरा है, जो बाहें फैलाकर अपने आगंतुकों की स्वागत करता है, उसी परंपरा को निभाते हुए, सनातन परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले अंगवस्त्र देकर सभी का सम्मान किया। उसके बाद काशी में डेलीगेट्स का काशी की धरती पर उनका आगमन हुआ। उसके बाद वहां से डेलीगेट सीधे होटल साथ जाता है। उसके बाद वहां विश्राम करने के बाद सारनाथ का भ्रमण किया उन लोगों ने। सारनाथ की जो बौद्ध स्थली है समेत धार्मिक जो सारनाथ के धार्मिक क्षेत्र है वहां पर सभी पर भ्रमण किया गया। उसके बाद जो डेलीगेट्स है वो नौका विहार करने के लिए निकला, जिसमें 84 घाट सम्मिलित है। 84 घाटों को देखा। काशी का जो अद्भुत नजारा है, कहा जाए तो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, और उसको देखने का जो सही तरीका है और जो नजारा दिखता है वो घाटों से ही दिखता है। निश्चित तौर से जो 84 घाट है वो उसका नजारा देखा। उसके बाद गंगा की जो आरती है, विश्व प्रसिद्ध आरती है गंगा की दशाश्वमेध घाट पर, वो क्रूज से गंगा आरती देखी। उसके बाद अब डेलीगेट्स जो है रात्रि विश्राम करेगा और पुनः कल सुबह जो है फिर धार्मिक भावनाएं से ही ओतप्रोत होकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। उसके बाद यहाँ से जापानी दल दिल्ली के लिए रवाना होगा। कीर्तिमान। ठीक है, प्रणवीर हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, क्या कार्यक्रम, क्या स्ट्रक्चर, रूपरेखा है डेलीगेशन के स्वागत के लिए और आगे क्या हलचल अभी? प्रणवीर, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी जी प्रणवीर, राजधानी लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं, क्या रूपरेखा बनाई गई है डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कहीं ना कहीं जापान के जो डेलीगेट्स है 240 डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी कि आगरा से लेकर के और वाराणसी तक का जो जिस तरीके से इनका स्वागत किया, भव्य तरीके से स्वागत किया, वो कहीं ना कहीं एक तारीफ
जनक की जा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की उन्होंने संस्कृति के बारे में उनको बताया, अध्यात्म के बारे में बताया। वाराणसी से लेकर के और लखनऊ तक का दौरा जो जापान के जो डेलीगेट्स थे उनको कहीं ना कहीं एक अनुभव के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय संस्कृति का वाराणसी में पहुंचने के बाद जो भव्य तरीके से आरती में जिस तरीके से वो सम्मिलित हुए, और लखनऊ में उद्योग से लेकर के उन्होंने जहाँ तक जोड़ने की बात की, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात किया, जिस तरीके से उनको बैठा करके मुख्यमंत्री कार्यालय में जिस तरीके से उन्होंने अपने आवास पर उनका स्वागत किया, और वहाँ के डेलीगेट्स आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार वो सेल्फी लेने के लिए लगातार वो व्यस्त थे। और एक के बाद एक जो वहाँ का डेलीगेट्स था उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, यहाँ के कानून व्यवस्था से लेकर के जो उद्यम की बात, जो उद्योग की बात की, जो निवेश की बात हुई, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार में 2017 के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरोप लगता था कि यहाँ पर जंगल राज है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना यानी कि अपने जो जमा पूंजी है उसके साथ धोखा देने के बराबर है, उसको लेकर के एक बहुत ही साफ तरीके से अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जिस प्रकार की सहायता हमारे अधिकारियों से आपको आवश्यकता पड़ेगी वो समय समय पर आपको उस प्रकार की सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार से, चाहे नक्शे से लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी उत्तर प्रदेश में होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा था कि इसके पहले जो इन्वेस्ट को लेकर के लखनऊ के जो पूर्व जिला अधिकारी थे अभिषेक प्रकाश, उनको जिस तरीके से कार्रवाई की गई योगी सरकार में, वो कहीं ना कहीं एक मिसाल है। किसी भी बिजनेस को, किसी भी अपने उद्योग को डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उनका धन सुरक्षित है, उनका सम्मान सुरक्षित है, और साथ साथ जो आगे बढ़ने का जो ग्रोथ का वो है, इजी गोइंग बिजनेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शुरू है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनको सहायता मिलेगा। और जो टेक्नोलॉजी है उस पर उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं जो युवा है जापान की जो ठीक है प्रणवीर, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण, बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली, काशी से जब सांसद निर्वाचित हुए थे, उसके बाद उन्होंने जापान के डेलीगेशन को बुला करके जापान जब गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि काशी को क्योटो बना दूं। और ये रिश्ता है जापान से। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त की आ गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद को सही ठहराते हुए एक बयान दिया है कि परिवारवाद से कभी कभी फायदा भी होता है। 5 सांसद हमारे परिवार के थे और मुस्लिम सांसद थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस वजह से पार्टी नहीं टूटी, तो परिवारवाद कभी कभी सही होता है। कुछ पक्के समाजवादियों की वजह से पार्टी नहीं टूटी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं परिवारवाद सही होता है, कहा कि परिवारवाद का भी फायदा होता है। घर में ही 5 सांसद, इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं टूटी। इस दौरान बीजेपी का नया मतलब उन्होंने बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नया मतलब उन्होंने बता दिया। एक फुल फॉर्म बीजेपी का उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर के आपने सुना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा था कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट, पाकिस्तान, कभी कभी पी का मतलब पाकिस्तान भी हो जाएगा आने वाले समय में। तो अब पाकिस्तान पर पूरा दाव चलते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाग जाओ पाकिस्तान। ये बीजेपी का फुल फॉर्म है। परिवारवाद को सही ठहरा दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परिवारवाद का भी फायदा होता है। घर में ही 5 सांसद और इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं टूटी। पार्टी न टूटने की वजह बताई है अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं कि देश भर में कई दल टूट गए, लेकिन कभी नहीं सोचा, किसी ने कभी सोचा है कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि परिवारवाद कभी कभी फायदा दे जाता है। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष जी, अब तो एक अलग राग दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान आ गया यूपी में, अब बीजेपी का नया फुल फॉर्म बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और इधर परिवारवाद को भी सही ठहरा रहे हैं। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में?
देखिए, निश्चित रूप से कीर्तिमान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि वो परिवारवादी पार्टी है। अक्सर ये आपने भाजपा के नेताओं को कहते सुना होगा, और आज अखिलेश यादव ने खुद इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि अगर हमारी पार्टी के 5 सांसद न होते और मुस्लिम सांसद न होते और कुछ पक्के समाजवादी न होते तो शायद और दलों की तरह हमारा भी दल टूट जाता। यानी कि एक तरफ वो कहते पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ तीसरे परिवारवाद उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे, एक तरफ राष्ट्रवाद की पार्टी बात करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो परिवारवाद की बात कर रही है। आज जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद के फायदे गिनाए, वो कहीं न कहीं उसमें सियासी हलचल शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती रही है कि पीडीए मतलब परिवारवादी पार्टी, और परिवारवादी पार्टी की जो विशेषताएं हैं वो खुद अखिलेश यादव सपा प्रमुख कहते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से कहा कि हमारे घर के 5 सांसद थे और परिवार का कभी कभी फायदा होता है, अक्सर यही आरोप उन पर लगते हैं कि परिवारवाद का वो हमेशा फायदा उठाते हैं, और उन्होंने आज खुद से ही जाहिर कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 27 के चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं न कहीं घातक साबित हो सकती है, क्योंकि ये मौका खुद उन्होंने दिया है, किसी विपक्ष ने नहीं कहा है। अगर यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही होती। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आशुतोष जी, यानी कि मैं ये कह दूं कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी तक पीडीए का मतलब ये समझाती थी कि परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, उसको वैलिडेशन दे रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, बीजेपी कहती थी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसका खुद ही अखिलेश जी स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि परिवार के अगर 5 सांसद न होते तो शायद हमारा भी दल टूट जाता। और अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि सहयोगी दल सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। अभी पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से स्क्रीन पर सिर्फ 2 ही खबरें दिख रही थी कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, सपा के सांसद भाजपा के समर्थन में है या संपर्क में है। तो अब वो खबर, यानी कि ये बात लगती आज के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ये लोग सच में थे, और इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को थी, और उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर परिवार के सांसद नहीं होते, मुस्लिम नहीं होते और कुछ पक्के समाजवादी नहीं होते तो औरों की तरह समाजवादी पार्टी भी छूट जाती। इस बयान के बाद कहीं न कहीं जो भाजपा है उसको एक मौका मिल गया है, बसपा को एक मौका मिल गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और ये ऐसे समय पर बयानबाजी हुई है जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। और अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि जिस दल पर जो आरोप लगते हैं वो उस दल के प्रमुख खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, और इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अभी कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी, ब्रजेश पाठक ने भी की थी। तो कहीं न कहीं अब इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि लगातार जो और लोग निश्चित रूप से आशुतोष जी, मैं ये मानूं कि प्रेम दया अपनापन में अपना परिवार आ गया, और ये मैं मान के चलूं कि भाई उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अखिलेश भैया के परिवार से कई लोग टिकट के हकदार होंगे, उनको टिकट मिलेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं। दुनिया में भारत अब